हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत है या फिर बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत, उसके बारे में। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है। मेन मतलब यहाँ पे ये पूछा गया है कि गार्डनर ने कौन सी बुद्धि के बारे में नहीं बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सामवेगिक बुद्धि है। सामवेगिक बुद्धि के बारे में गार्डनर ने नहीं बताया था, जबकि अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि और अस्तित्वकारी बुद्धि, इन सभी के बारे में गार्डनर ने बताया था। तो गार्डनर ने जो मेन बुद्धि बताई थी, तो मेन 8 बुद्धि बताई थी और उसके बाद फिर एक बुद्धि और जोड़ दी थी जो थी अस्तित्वकारी बुद्धि। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट हम लोग। अब यहाँ पे देखो अगला पॉइंट दिया गया है, जैसे कि जो मेन 8 बुद्धि बताई थी उसके बाद एक और जोड़ दी थी, तो अब टोटल 9 हो गई है। अब यहाँ पे जो पहले प्रकार की बुद्धि बताई थी, भाषाई बुद्धि। कौन सी बुद्धि? भाषाई बुद्धि। अब जिसमें भाषाई बुद्धि की मात्रा अधिक होती है वो लोग कवि, लेखक आदि बनते हैं। उसके बाद अगला है तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि में वैज्ञानिक लोग बनते हैं ज़्यादातर। स्थानिक बुद्धि में फिर स्थानिक बुद्धि की मात्रा अधिक होगी अगर, तो वास्तुकार, चित्रकार आदि बनेंगे। शारीरिक गतिक बुद्धि अगर होगी किसी में अधिक, तो वह नर्तक, अभिनेता और खिलाड़ी आदि बनेंगे। उसके बाद अगला है नेक्स्ट सांगीतिक बुद्धि। सांगीतिक बुद्धि में लोग संगीतकार आदि बनते हैं। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इसमें से क्या होता है? परामर्शदाता, राजनीतिक या फिर और भी मतलब बन सकते हैं। उसके बाद अगला है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अंतःवैयक्तिक बुद्धि में लोग दार्शनिक, धर्म नेता आदि बनते हैं। और प्रकृतिवादी बुद्धि जो है उसमें से लोग किसान, पर्यटक आदि बनते हैं। और जो 9 नंबर है अस्तित्ववादी बुद्धि, इसके बारे में भी डिटेल्स नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर जितने भी प्रकार बताए गए हैं, ये जो 8 प्रकार हैं, 9 प्रकार जो हैं बुद्धि के, सभी आपको याद रखने हैं, क्योंकि बार बार घुमा फिरा कर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी बुद्धि के बारे में नहीं बताया था। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतःवैयक्तिक कौशल है। अब अंतःवैयक्तिक कौशल में क्या होता है? दूसरों के प्रति तदनुभूति एवं सुनने की क्षमता। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जिसमें ज़्यादा होती है वो क्या बनते हैं? परामर्शदाता, परामर्शदाता व्यक्ति बनते हैं या फिर राजनेता, इस तरीके के लोग बनते हैं। तो इनमें से क्या होता है? दूसरों के प्रति तदनुभूति एवं सुनने की क्षमता अधिक होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और यथायोग्य प्रतिक्रिया करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है जिसको उसे और अधिक विकसित करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो निशा है उसमें से कौन सी बुद्धि से संपन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से वह संपन्न है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों, जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती हैं। ये बिल्कुल सही दिया गया है कि बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती हैं और कई बुद्धियों के बारे में बताया भी है हार्वर्ड गार्डनर ने। उसके बाद अगला है बुद्धि अनुवांशिक एवं पर्यावरणिक कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। ये भी बिल्कुल सही दिया गया। यहाँ पे प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही दिया गया है कि प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन दिया गया है, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है, यह कथन बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है?
भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को कहा जाता है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। क्या कहते हैं? अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। और जो ये अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है, ये होती है दूसरों के विचारों के बारे में जानने के लिए। किसके बारे में? दूसरों के विचारों के बारे में जानने के लिए होती है अंतरावैयक्तिक बुद्धि, और खुद के बारे में जानने के लिए क्या होती है? अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतवैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? जो अंतवैयक्तिक या फिर अंतर्वैयक्तिक सेम ही होता है। तो इसमें क्या होता है? दूसरों के विचारों को जानना, जैसे कि परामर्शदाता, मनोचिकित्सक, इस तरीके के व्यक्ति बनते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि जिसमें से अंतवैयक्तिक बुद्धि पाई जाएगी तो वह दूसरे के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता होती है उन व्यक्तियों में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है स्थानिक बुद्धि में। कौन सी बुद्धि में? स्थानिक बुद्धि में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? तो कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? वह कर रही है यहाँ पे प्रकृतिवादी बुद्धि का। कौन सा? प्रकृतिवादी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया था हार्वर्ड गार्डनर ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे, ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना जो है, यह होते हैं भाषिक बुद्धि के मूल। कौन से बुद्धि के मूल? ये सब आते हैं भाषिक बुद्धि के अंतर्गत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल सही दिया गया है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कई प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था हार्वर्ड गार्डनर ने। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही दिया गया है। अब इस क्वेश्चन के अनुसार पूछा कि कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है, यह सही नहीं है। और बी, सी, डी ये तीनों कथन बिल्कुल ही सही दिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर पूछा गया सही है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ही गलत दिया गया, क्योंकि बुद्धिमत्ता को परिपोषित और विकसित किया जा सकता है। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। तो यहाँ पे यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमाएं होती हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं? तो अमूर्त विचार और प्रतीकों का हेर फेर ये वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनमें से तर्कशास्त्री या फिर गणितीय बुद्धि प्रचुर मात्रा में होगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि
रागों में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो रागों में किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय थी? तो आंसर हो जाएगा संगीत में बुद्धि। कौन सी? संगीत में बुद्धि। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। वह किससे प्रभावित है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या फिर वाइगोस्की के सामाजिक सांकृतिक सिद्धांत से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विभिन्न अधिगम शैलियों को एक शिक्षिका अपनाती है, तो किससे प्रभावित हुआ? प्रभावित है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों को अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो शारीरिक गतिक बुद्धि जिनसे से है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की जो अंतिम अवस्था है वो हो सकती है शल्य चिकित्सक की। इसकी शल्य चिकित्सक की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, मतलब पूछा गया इसमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। इस क्वेश्चन के अनुसार यही आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। बिल्कुल ही सही दिया गया है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल ही सही दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है बिल्कुल गलत दिया गया है। इसके सिवाय सभी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? जो संवेगात्मक बुद्धि है वह संबंधित हो सकती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के साथ या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के साथ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ध्वनि संबंधी जागरूकता जो है वो ध्वनि से ही संबंधित होगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करने से संबंधित होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। तो यहाँ पे यही बिल्कुल कथन सही दिया गया है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि मस्तिष्क में एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन सुसंगत नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। तो आलोचना नहीं हो गई, यह बहुबुद्धि की क्या हो गई? विशेषता हो गई। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। तो ये भी क्या है? विशेषता है। दोनों कथन तो सही दिए गए हैं। यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। ये भी बिल्कुल ही सही दिया गया। यहाँ पे मतलब ये सारी विशेषताएं बताई गई हैं बहुबुद्धि के बारे में। अब आलोचना यहाँ पे जो डी ऑप्शन वही हो जाएगा क्योंकि ये तो तीनों सही दिए गए हैं। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन दिया गया है, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो ये क्या है? ये बुद्धि के सिद्धांत की जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, उसकी ये आलोचना है कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
ट्रैफिक में नेविगेट करने की कोशिश करते समय, ट्रैफिक में नेविगेट करने की कोशिश करते समय किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानिक बुद्धि का। किसका? स्थानिक बुद्धि का। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब बच्चे यह पहचानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं से अवगत है, तो यह कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म प्रतिबिंब कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नेत्र प्रदर्शन के दौरान गार्डनर के किस प्रकार के बहुबुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे नेत्र प्रदर्शन के दौरान कौन सी बुद्धि का उपयोग किया जाएगा? वो किया जाएगा शारीरिक गति संवेदी बुद्धि का। कौन सा? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि का। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता क्या है? आध्यात्मिक बौद्धिकता से तात्पर्य है जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? आध्यात्मिक बौद्धिकता कहलाती है। यह बताया था गार्डनर ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जॉन एक छात्र है जो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, एहसास और प्रेरणा से स्वाभाविक रूप से अवगत है। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एकाधिक ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार वह निम्न में से किस बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कौन सी बुद्धिमत्ता उसमें है? अंतरावैयक्तिक बुद्धिमत्ता। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।